नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड से आज की दो सबसे बड़ी और सियासत से जुड़ी खबरें हैं। खबर है कि एक ओर सीएम तीरथ रावत को दिल्ली बुलाया गया है और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का चयन। प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर कांग्रेस दिल्ली में मंथन कर रही है और ये दोनों ही खबरें उत्तराखंड की सियासत के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अभी एक दिन पहले ही रामनगर में चिंतन शिविर के दौरान ही भाजपा के तमाम नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, फिर अचानक मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों बुलवा लिया गया? उधर कांग्रेस हाईकमान पिछले कई दिनों से यह तय नहीं कर पा रहा है कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए और प्रदेश अध्यक्ष कौन रहेगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह का नाम फाइनल बताया जा रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें, दोनों सियासी खबरें जिस पर सबकी निगाहें हैं और हमारी विशेष निगाहें। तो बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली में है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। जी हां, अभी कावेरी अपार्टमेंट में मौजूद हैं मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सदन से कावेरी अपार्टमेंट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आज 2 बजे दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री। अभी किसी भी केंद्रीय नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। कावेरी अपार्टमेंट में दिल्ली दौरे पर हैं। दोपहर करीब 2 बजे वो उत्तराखंड सदन पहुंचे। तो देहरादून से रवाना होते वक्त सीएम तीरथ रावत ने कहा है कि रामनगर में चिंतन शिविर के दौरान जो बातें हुई हैं उसी पर चर्चा करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। करीब दोपहर 2 बजे वो दिल्ली पहुंचे हैं। अभी फिलहाल कावेरी अपार्टमेंट में हैं, लेकिन किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। सवाल मौजूद है कि ऐसा क्यों? दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री तीरथ रावत। सियासी गलियारों में किस्म किस्म की चर्चाएं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के आज जिस तरह की योजनाएं आम जन के लिए दी जा रही हैं, उनको जमीन तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये सारे विषय थे और आज उन्हीं विषयों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराने के जा रहे हैं और उनको आगे कार्यक्रम उनका भी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी और देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। लेकिन पहले दिल्ली चलेंगे अविनाश के पास। अविनाश, दोपहर में 2 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए, अभी तक उनकी किसी बड़े नेता से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई और आगे का क्या कार्यक्रम आपको पता चल पा रहा है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री 2 बजे करीब दिल्ली पहुंचे। उसके बाद वो लगातार उत्तराखंड सदन में ही रहे और लगभग 4:30 बजे करीब वो कावेरी स्थित अपने जो सांसद अपार्टमेंट है, जो उनको फ्लैट मिला है बतौर सांसद, उस अपार्टमेंट में वो आ गए हैं। अभी भी उनका देखिए यहाँ पे काफिला वगैरह खड़ा हुआ है। चूंकि अभी जो बैठक है वो तय नहीं हो पाई है, चूंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी कार्यालय से समय बताया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए जाएंगे। चूंकि अगर बात करें, इसी वजह से वो अभी तक किसी से भी मुलाकात नहीं किए हैं। किसी से भी, चाहे कोई पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे फिर कोई केंद्रीय मंत्री हो, किसी अन्य से उन्होंने न मुलाकात की है, न किसी को मुलाकात का समय दिया है। क्योंकि उनको भी इंतजार है, जैसे ही पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको संदेश दिया जाएगा और मिलने का वक्त दिया जाएगा, उसके बाद वो मिलने के लिए जाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने सांसद वाला जो फ्लैट है उसमें अभी आराम कर रहे हैं और यहीं पे वो मौजूद है। उनके परिवार के भी कुछ सदस्य आए हुए हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनको बुलावा आता है, फिर उसके बाद वो मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है अविनाश, आप कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं किया, आराम कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं और जैसी आगे की योजना बनेगी वो अभी सामने आएगा। अजीत सिंह राठी के पास चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, बहुत सारी चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, इसका जिक्र हम भी कर रहे हैं और अभी तक उनकी मुलाकात दिल्ली में किसी से हो नहीं पाई है, किसी बड़े बीजेपी लीडर से या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जैसा कि अविनाश अपडेट कर रहे हैं, और कोई प्लान भी पता नहीं चल पा रहा है। क्या मतलब है, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है दिल्ली दौरे के बारे में मुख्यमंत्री के?
राजेंद्र, देखिए सुबह ही जब ये खबर एबीपी गंगा पर आई थी कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है और वो अप्रत्याशित रूप से उनका जो एक भ्रमण कार्यक्रम दिल्ली का बनाया गया, तो चूंकि आज यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में उनकी मीटिंग्स थी और एक महालक्ष्मी योजना को उनको लॉन्च करना था, जो माता और बच्ची के लिए एक यहाँ पर एक योजना लॉन्च होनी थी। वो सारे कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली का एक दौरा बनाया गया और उसमें ये राजनीतिक कारण का उल्लेख तो नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक चूंकि ये उसके बाद हमने ये भी अपडेट किया था कि मुख्यमंत्री को ये कहा गया है कि आप दिल्ली आ जाइए, फिर आपको बता दिया जाएगा कि किससे आपकी मुलाकात और कहाँ होनी है। अभी तीसरी सूचना ये मिल रही है अपुष्ट सूत्रों के हवाले से कि 9 बजे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी के आवास पर उनकी मुलाकात होगी। अब ये पुष्ट नहीं है, चूंकि सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिली है तो उसी को हम दर्शकों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही मीटिंग भरा तो नहीं रहा, लेकिन हलचलों भरा जरूर उत्तराखंड के लिए रहा। और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी सचिवालय से लेकर और जिले तक जहाँ जहाँ भी इनकी इकाई है, जहाँ भी प्रशासनिक और राजनीतिक इकाइयाँ हैं, वहाँ तक मुख्यमंत्री को लेकर ही आज चर्चा होती रही। तीसरी बात यह है कि जो चिंतन शिविर की बात अब तीरथ सिंह रावत जी ने अपने बयान में कही है कि उनके चिंतन शिविर में क्या क्या हुआ है उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करनी है। तो इस आप सभी को पता है, इस बैठक में BL संतोष आए थे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की एक बहुत बड़ी अहमियत भारतीय जनता पार्टी के भीतर होती है जी। उनके साथ सब चीज़ों पर चर्चा हुई, सभी विषयों पर चर्चा हुई है, और जिन चीज़ों पर चर्चा हुई है उनको प्रेस ब्रीफिंग में माननीय मदन कौशिक जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने बता दिया था इस महीने जनसंपर्क अभियान होगा, इस महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आएंगे, इस महीने प्रधानमंत्री की एक रैली नवंबर में संभावित है। मतलब उन्होंने दिसंबर तक के कार्यक्रम की ब्रीफिंग की जी। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा विषय है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस करना चाहते हैं तीरथ सिंह रावत, या करने के लिए गए हैं या बुलाए गए हैं। जो भी एक इशू एक अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई हैं जैसी मार्च के फर्स्ट वीक में हो गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के। तो ये परिस्थितियाँ क्या है, ये यहाँ कामकाज पर काफ़ी कामकाज को काफ़ी प्रभावित कर रही है, व्यवधान हो रहा है, कामकाज प्रभावित हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। अब रात में अगर 9 बजे के बाद जेपी नड्डा जी से माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की मुलाकात होती है, उसके बाद में क्या निकलने वाला है, किस विषय पर चर्चा होनी है, किस विषय पर उनको चर्चा करनी है और क्या उन्हें दिशा निर्देश मिलने हैं, तो ये हमें मुझे लगता है कि यार देर रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस बात के लिए कि ये जो एक हलचल चल रही है कि किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाए। तो इसीलिए उत्तराखंड से उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं गया। अगर चिंतन शिविर के मुद्दों पर चर्चा करनी थी, संगठन के मुद्दों पर चर्चा करनी थी, तो मदन कौशिक साथ होने चाहिए थे जी। और मदन कौशिक हरिद्वार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उस चिंतन बैठक के कन्वेनर वही थे चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अगर उसमें ऐसे विषय पर चर्चा हुई है जिसका केवल मुख्यमंत्री को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करनी है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विषय चिंतन बैठक का हो सकता है, क्योंकि इसमें BL संतोष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी तमाम लोग मौजूद थे। परिस्थितियां कहती हैं कि मामला कुछ और है, या तो मुख्यमंत्री के लिए पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, रोड मैप तैयार करके रखा है कि इस पर आपको आगे बढ़ना है। जी। आपकी बात से जो संकेत मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है चीजें उससे अलग हैं। और दूसरी बात जो आपने बताई, जो अपुष्ट है अभी भी, कि रात 9 बजे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका और अविनाश आपका इन अपडेट्स के लिए, इन जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ रावत के दिल्ली दौरे के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार का ध्यान सूबे के विकास पर है ही नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि ये एक रूटीन का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों के कार्यकाल में काम के नाम पे तो कुछ कर नहीं पाई और केवल सीएम बदलने का खेल पूरा है। अभी 6 महीने पहले उनके एक सीएम को बदला गया, फिर एक नए सीएम आए, अब नए सीएम को हटा के फिर कोशिश की जा रही है किसी और को सीएम बनाया जाए। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की चिंता कब करेंगे, काम की चिंता कब करेंगे। पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल मुख्यमंत्रियों को बदलने का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं, मैं खुद दिल्ली जाते रहता हूँ, और दिल्ली जाते हैं कुछ लेके ही आते हैं। मुख्यमंत्री जी गए थे तो 700 करोड़ की टनल लेकर आए थे, अन्य योजनाएं लेकर आए थे। तो आप जब मुझे को लौट के आने दीजिएगा, देखिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे वहाँ से। कोई चुनाव लेकर संशय नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का है और सही आने के बाद सही निर्णय होगा। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे।
तकरीबन 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जिम कॉर्बेट आए तो उन्होंने ढेला रेंज में रेस्क्यू सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इस रेस्क्यू सेंटर को बनाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तरफ से मांग की गई थी, मगर यह रेस्क्यू सेंटर काम करने लगा है और इसमें उन वन्य जीवों का इलाज किया जाता है जो जंगल में घायल हालत में मिलते हैं। अभी यहां पर विक्रम और भोला नाम के 2 बाघों का इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन से जुड़ा हुआ राज्य है, हमारी आजीविका पर्यटन पे जुड़ी है, हमारी आर्थिकी पर्यटन पे जुड़ी है और उसमें आजकल जो एडवेंचर टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, इस सब को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो कई देश ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के कारण चल रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास 10 से ज़्यादा नेशनल पार्क है और इनको जुड़ के जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये विजन रहा है कि इसको हमको बढ़ाना चाहिए। उस दिन उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने घोषणा भी की थी कि एक रेस्क्यू सेंटर और सफारी इस तरह से यहाँ हो। तकरीबन 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिम कॉर्बेट में आए, उनके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही थी, तो उस समय उन्होंने जिम कॉर्बेट पार्क को एक बड़ा तोहफा दिया एक रेस्क्यू सेंटर के रूप में। उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया और मैं इस समय जिम कॉर्बेट के उस रेस्क्यू सेंटर में हूँ, ढेला रेंज में, जहाँ अभी तक उससे पहले प्रधानमंत्री के रेस्क्यू सेंटर का तोहफा देने से पहले यहाँ पर घायल जानवरों का इलाज नहीं होता था, उनको हल्द्वानी भेजना पड़ता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस बैरक में ये एक बैरक जैसा है और यहाँ पर अंदर ये बाघ घायल अवस्था में है, इसका इलाज करने के लिए यहाँ पर इसको रेस्क्यू करके लाया गया है। इसीलिए इसको रेस्क्यू कहते हैं, रेस्क्यू सेंटर कहते हैं। और ये प्रधानमंत्री ने, चूँकि इसकी डिमांड राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी की थी, तो उनके निवेदन पर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इस रेस्क्यू सेंटर का एक इनॉग्रेशन किया। अब मैं आपको एक दूसरे और एक, इसको हम फिर बैरक ही बोलेंगे, इसकी और बैरक में एक और दिखाता हूँ, एक और बाघ यहाँ पर है। प्रधानमंत्री के इसके रेस्क्यू सेंटर देने के पीछे केवल एक वजह थी कि जो घायल जो वाइल्ड लाइफ है उनको, खास तौर पर बाघ, लेपर्ड और एलिफेंट और दूसरे जो वन्य जंतु हैं, उनको जब वो घायल हो जाते हैं उनके इलाज की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इनको लाया गया और यहाँ पर इनको इलाज के लिए रखा गया। अभी चूँकि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कई वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रखे गए थे जो चोटिल हो गए थे, जो घायल हो गए थे, उनके इलाज के लिए उनको उपचार करने के बाद उनको फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। तो अब स्थिति ये है कि यहाँ पर ये इस बाग को आप देख सकते हैं, इसके पीछे की तरफ जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं कि वो इसके पीछे एक वो खुली जगह है, ताकि इलाज के दौरान कम से कम ऐसा न रहे कि ये एक कम से कोठरी में बन के ही रह जाए। तो इसको घूमने फिरने के लिए, इसके मूवमेंट के लिए एक वो दरवाज़ा खुला छोड़ा है और उस दरवाजे के बाहर एक इनके मूवमेंट के लिए एक रास्ता छोड़ा है। अब स्थिति ये है, चूँकि इसको और सुदृढ़ करने के लिए, इस रेस्क्यू सेंटर को और सुदृढ़ करने के लिए और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ये अभी निर्माणाधीन है और मुझे लगता है कि जिस तेज़ी के साथ यहाँ काम चल रहा है, तो जो पहले यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, जो उपचार यहाँ पर नहीं था, तो वो अब हो रहा है। और ये रेस्क्यू सेंटर वाकई एक बहुत ही मदद के रूप में जिम कॉर्बेट के वाइल्ड लाइफ के लिए सामने आया है। जिम कॉर्बेट की ढेला रेंज से, रेस्क्यू सेंटर से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रुड़की से है। वहाँ पर 2 गुटों के बीच पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पनियाल गाँव का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों ओर से ईंट और पत्थर चलते नजर आ रहे हैं। हवा में फेंके जा रहे पत्थर साफ देखे जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद देखते ही देखते पथराव हुआ। वीडियो आपकी स्क्रीन पर रुड़की का। और मसूरी देहरादून रोड पर कालू खेत के पास 2 कारों की आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग जख्मी हुए। कहा यह जा रहा है कि देहरादून की ओर से मसूरी आ रही कार दूसरी कार से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और रुड़की में कुछ बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए गंग नहर में छलांग लगाते नजर आए। ये बच्चे गंग नहर के पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं, मगर बच्चे इस बात से बेखबर हैं कि इनकी ये कोशिश इनकी जान पर आफत भी बन सकती है। ये बच्चे इस बात से भी बेखबर हैं कि इस तरह से गंगा नहर में छलांग लगाते वक्त पहले कई हादसे भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय पर आरोप है कि गर्भवती महिला का इलाज करने के बजाय उसे रेफर कर दिया गया, जिससे महिला के 2 जुड़वा बच्चों की मौत हुई।
और इसी बात से गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। इस अस्पताल को बेहतर इलाज के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया है। बावजूद इसके अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। तो अस्पताल ने उसका इलाज नहीं करा बल्कि उसको रेफ़र कर दिया और रास्ते में उस महिला की और उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ये पीपीपी मोड पर अस्पताल चल रहा है और सरकार ने कहा था कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार लापरवाही हो रही है। मरीज यहाँ पर मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। मेटरनल डेथ रिव्यू करा रहे हैं, इसमें ऑडिट होता है। सो कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी बेस्ड का मेटरनल डेथ रिव्यू करा रहे हैं। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो सीएमओ साहब को रिव्यू करने के लिए हम यहाँ से भेज देंगे। साथ ही साथ मॉनिटरिंग एजेंसी को भी इसमें हमने अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम पर साइबर धोखाधड़ी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य हरिद्वार से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने देहरादून निवासी एक शख्स से लोन दिलाने के नाम पर 1,22,000 रुपए ठग लिए। धोखाधड़ी में शामिल दूसरे आरोपियों की भी एसटीएफ तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह सीतापुर से ऑपरेट हो रहा था। संजय कुमार इसका नाम है, सीतापुर का निवासी। उसको गिरफ्तार किया गया था। उससे जानकारी में पता चला कि वह अपने अकाउंट नंबर और इन चीज़ों को जो अन्य इसके साथी है, जो मास्टरमाइंड है, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। जो उसका एटीएम और सभी डिटेल उनके द्वारा ले लिया जाता है और उसके एवज में उसको जो है कुछ कमीशन के एवज में पैसे दिए जाते हैं। उससे जानकारी मिली, उसके आधार पर अन्य अभियुक्तों के संबंध में टीमें भेजी जा रही हैं। और भी जानकारी मिली कि इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य लोगों को फ़ोन करके प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम पर कम 1% ब्याज पर काफ़ी लोग को इन्होंने फ़ोन करा है और झांसे में लिया है। तो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा इस संबंध में धोखाधड़ी की। बड़ी खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट गई है उत्तराखंड सरकार नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें उत्तराखंड सरकार को 4 धाम यात्रा शुरू करने से रोका गया था। इस आदेश को चुनौती दी है उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है। आप नेता अजय कोठियाल ने उत्तरकाशी में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से जनसंवाद किया। उनकी तरफ से गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान की शुरुआत की गई। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पर्वतारोही पूनम राणा के साथ ही 56 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इधर विकासनगर में ग्रामीणों ने डाक पत्थर स्थित ब्यासी जल विद्युत परियोजना के कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। दरअसल ब्यासी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के लोग विस्थापन की गुहार लगा रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक कहीं पर बसाया नहीं जा सका है और इससे उनके भीतर गुस्सा है। और इस खबर के साथ ही उत्तराखंड टाइम में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।